हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर बबीता शर्मा। बेटा आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं एंड आई होप कि जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। टुडे वी स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमी। द चैप्टर इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज हम इस चैप्टर में आपको डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के जो हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे, जो कि हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, एंड व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। ये भी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले देखिए इस चैप्टर में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये लिखा हुआ है। इसमें लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स। यू विल फाइंड दैट पीपल आर engaged इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. Some of these are activities producing goods, some others are producing services. These activities are happening around us every minute, even as we speak. How do we understand these activities? One way of doing this is to group them, classify them. Using some important criterion, these groups are also called sectors. तो बेटा ये जो आपको पिक्चर्स दिखाई हुई हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो लोग हैं अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ तो ऐसी हैं जिसमें कि सामान बन रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, और कुछ ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं आपके चारों तरफ हर मिनट चलती ही रहती हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आई एम ऑल्सो डूइंग एन एक्टिविटी, मैं भी एक एक्टिविटी कर रही हूँ। देन हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़, तो इन एक्टिविटीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप दैम। पहला तो तरीका ये होता है कि इनको हम क्लासीफाई कर दें कि ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं किस तरीके से काम करती हैं। यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन, कुछ इनके लिए क्लासीफाई करते वक्त कुछ क्राइटेरिया हम इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर्स, और जिन ग्रुप्स में हम इनको क्लासीफाई करेंगे वही ग्रुप्स आपके क्या कहलाएंगे, सेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें वी बिगन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे। देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ एक्टिविटीज़ हम ऐसी देखेंगे हैं हमारे यहाँ जो कि यूज़ करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, जो हमें प्रकृति से प्राप्त रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करती हैं। टेक केयर फॉर एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पर अगर देखें, द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कि अगर हम कल्टीवेशन करते हैं कॉटन का, इट टेक प्लेस विद इन ए क्रॉप सीजन, तो ये किसी मुख्य क्रॉप के सीज़न में उगाई जाती है ये। फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली, कि जब हम कॉटन उगाते हैं तो उसके लिए हम डिपेंड रहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ऑन नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड हम नहीं रहते। जैसे कि लाइक रेनफॉल पर हम डिपेंड रहेंगे, सनशाइन पर एंड क्लाइमेट पर। कॉटन को प्रोड्यूसिंग के लिए हम इन सारे जो नेचुरल हमारे फैक्टर्स हैं इन पर हम डिपेंड रहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट, तो इसी सारी चीज़ों के कारण ही, क्योंकि हम कॉटन का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, रेनफॉल की वजह से, सनशाइन की वजह से और क्लाइमेट की वजह से। दीज आर द नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर हैं, तो इसलिए कॉटन क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, दूसरा एक और केस देखते हैं डेयरी का। वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर ईटीसी, कि डेयरी प्रोडक्शन के लिए हम किस पर डिपेंड रहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स जो हैं वो अपने बच्चे पैदा करते हैं जिससे कि आगे उनकी आगे जनरेशन उनकी बढ़ सके, आगे बढ़ते रहें वो, और मिल्क के लिए हम किसके डिपेंड रहते हैं, फूडर के लिए भी। द प्रोडक्ट हेयर, यहाँ जो प्रोडक्ट बनकर के तैयार हो रहा है, यहाँ जो उत्पादन किस चीज़ का हो रहा है, मिल्क का। मिल्क ऑल्सो इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट, तो इसलिए मिल्क भी क्या बन गया, एक नेचुरल प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। ये आगे इनका बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क ऑल्सो इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट। इसी तरीके से सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। मिनरल और ओर्स जो हैं ये भी हमारे लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। When we produce a good by exploiting natural resource, it is an activity the primary sector। और इसको आप ध्यान रखिए कि प्राइमरी सेक्टर की डिफाइन है कि when we produce a good, जब भी हमें कोई सामान मिलता है गुड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल प्रोसेस रिसोर्स के द्वारा, नेचुरल रिसोर्स के द्वारा जब भी हमें कोई सामान मिलता है तो वो क्या, उनसी एक्टिविटी कहलाती है प्राइमरी एक्टिविटी। और कौन से सेक्टर में आती है वो, प्राइमरी सेक्टर में। वाई प्राइमरी, इनको हम प्राइमरी ही क्यों कहते हैं,
ठीक है। प्राइमरी क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। क्योंकि ये प्राइमरी इसलिए हैं, प्राथमिक इसलिए हैं क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ का बेस हैं। ठीक है। अगर आप कपड़ा बनाएंगे तो आपको कॉटन यूज़ करना है, कोई भी अगर सामान बनाएंगे, ब्रेड बनानी है तो आपको वीट यूज़ करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर एंड द बेसिक प्रोडक्ट्स बेस फॉर और अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट are from agriculture, dairy, fishing, forestry. This sector is also called the agriculture and related sector. क्योंकि ये जो सेक्टर है इससे हमें क्या क्या मिल रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे डेयरी हो, फिशिंग हो, ये सारे हमें किससे मिलते हैं? नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, तो इसीलिए इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर या इससे जुड़े हुए और सेक्टर जैसे कि फिशिंग, तो ये इसको हम बोल सकते हैं, इसे सेक्टर्स जानते हैं। ठीक है। तो बेटा प्राइमरी सेक्टर समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। सेकेंडरी सेक्टर्स वो होते हैं जिनमें कि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को आगे की उनकी फॉर्म बदल देते हैं, किसके द्वारा? इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। जैसे अभी आपको एग्जांपल दें कि आपने वीट क्रॉप आपने करी, आपने गेहूँ उगाया, लेकिन आप गेहूँ डायरेक्टली तो नहीं खा सकते हैं, उसका आप आटा बनाएंगे। तो जब उसका फ्लोर बनाएंगे तो फ्लोर कहाँ बनेगा? आपका मशीन में। और मशीन जो आपका फ्लोर है वो आपका कौन से सेक्टर में आ जाता है? फिर सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। ये प्राइमरी सेक्टर के बाद में उसका नेक्स्ट स्टेप चलता है आगे, सेकेंड स्टेप है ये। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर। जो प्रोडक्ट होता है वो नेचर के द्वारा प्रोडक्ट नहीं होता, वो हमें केवल बेस देता है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर बट हैज़ टू मेड एंड देयर फोर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल। तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें उसके अंदर कुछ प्रोसेस यूज़ करने पड़ते हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट तैयार होता है। दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री। और ये जो प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का कहाँ पर होता है? फैक्ट्री में। ये फैक्ट्री में होता है, वर्कशॉप में, या फिर घर पर भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट। हम कॉटन फाइबर लेते हैं प्लांट से, वी स्पिन यार्न एंड वेव क्लॉथ, उसको स्पिन करते हैं और कपड़ा बनाते हैं। यूजिंग, ये तो एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है यूजिंग शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल। शुगर केन हम यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में। वी मेक शुगर और गुड़, और इससे हम चीनी या गुड़ बनाते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज़ ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। इसी तरीके से अर्थ ने हमें क्या दी? मड दी, सॉइल दी, उससे हमने क्या बनाई? ब्रिक्स, और ब्रिक्स से हमने क्या बनाए? अपने घर और इमारतें बनाई। सिंस द सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़। और यही सेक्टर जो हैं ये किस में चेंज हो जाते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े हुए रहते हैं। दैट केम अप। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का सारा काम किस में होता है? इंडस्ट्रीज़ में, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद में देयर इज़ ए थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ दैट फॉल्स अंडर टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद में एक थर्ड कैटेगरी आती है एक्टिविटीज़ की, जिसको हम जो किसके कौन से सेक्टर के अंदर आती है? वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती है। एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। और ये जो टर्शियरी सेक्टर है ये बाकी दोनों सेक्टर से अलग है। जैसे कि दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती हैं। दीज एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड बट दे आर एन एड और ए सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये अपने आप में कोई प्रोडक्शन नहीं बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में इनका योगदान रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन ए प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। कोई भी सामान, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में बनने वाला कोई भी सामान
sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shops. तो वो अपने आप तो बिकने मार्केट में नहीं जाएगा, उसको मार्केट तक जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की पड़ेगी, चाहे वो ट्रक से हो या फिर वो ट्रेन से हो। तो ट्रक और ट्रेन जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का सामान मार्केट में ले जा रहे हैं या रिटेल शॉप पे ले जा रहे हैं बेचने के लिए, तो इसीलिए ये हेल्पफुल है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के लिए। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स, और इसी तरीके से जो सामान बन के तैयार होता है उसको ज़रूरत पड़ती है स्टोर करने के लिए गोडाउन से, तो इसलिए गोडाउन्स इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स कम्युनिकेशन और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स बैंकिंग टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन बैंकिंग ट्रेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। तो इसी के लिए तरीके से चाहे वो हमारा फ़ोन हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, ट्रांसपोर्ट हो, स्टोरेज के लिए हो, कम्युनिकेशन के लिए हो, तो ये सारे एग्जांपल्स मिलकर के बनाते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़। ठीक है, सिंस दीज एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विसेज रेदर दैन गुड्स, ये टर्शरी सेक्टर ये कोई आपको प्रोडक्शन नहीं देता, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अदर गुड्स के लिए गुड्स की जगह ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है, सर्विसेज। द टर्शरी सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, और इस तरीके से क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कराता है तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, ये सर्विस सेक्टर भी कहलाता है। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सर्विस सेक्टर के अंदर कुछ ऐसी सर्विसेज भी आती हैं कि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर नहीं असर डालती। फॉर एग्जांपल, वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers and people to do administrative and accounting works। कि कुछ हमें आगे की अपनी लाइफ के लिए हमें किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, टीचर्स की, डॉक्टर्स की, वो लोग जो कि हमें अपनी कुछ पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे धोबी आपके कपड़े धोएगा, बार्बर आपके बालों को कटिंग के लिए, कॉबलर्स, लॉयर्स, ये डिफरेंट लोग जो होते हैं आपको डिफरेंट स्टेप्स पर इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये कोई आपको कोई गुड्स तो प्रोड्यूस करके नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये आपको क्या दे रहे हैं, आपको अपनी सर्विसेज, सेवाएँ दे रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड सर्विस सेक्टर। In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies etc. have become important। और इन्हीं के साथ में आज के समय में कुछ नई सेवाएं भी चलने लगी हैं जो कि किसके आधार पर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर हैं, जैसे कि इंटरनेट कैफ़े हो चुके हैं, ATM बूथ्स बने हुए हैं आपके आसपास आप लोगों को बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, कॉल सेंटर्स हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉफ्टवेयर कंपनीज़, ये सारे बहुत ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। टेबल 2.1 में देखिए एग्जांपल्स हैं ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। एग्जांपल हैं, एक तो ये है और इसमें 2 कॉलम्स भी बने हुए हैं, एक तरफ है एक आपके एग्जांपल और एक में है आपके व्हाट डज दिस शो, कि वो क्या शो कर रहे हैं। जैसे एक में आपको सॉल्व भी करके दे रखा है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ फार्मर्स रिफ्यूज़ टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल, द मिल हैव टू शट डाउन। कि सोचिए कि अगर क्या हो इस स्थिति में कि अगर फार्मर रिफ्यूज़ कर दें अपना शुगर केन किसी पर्टिकुलर शुगर मिल को बेचने के लिए, तो क्या होगा, शुगर मिल बंद हो जाएगी। तो इससे ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं, व्हाट डज दिस शो, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये किसका एग्जांपल है, एक सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर का, बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी, जो कि सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर किस पे डिपेंड है, वो प्राइमरी सेक्टर पर। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं कि इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन if companies decide not to buy from the Indian market and import all cotton they need from other countries. Indian cotton cultivation will become less profitable and the farmers may even go bankrupt if they cannot quickly switch to other crops. Cotton price will fall. तो ये क्या दर्शाता है, what does this show? It is show that this is an example of how primary sector is depend to the secondary sector,
कि प्राइमरी सेक्टर अपने सामान को बेचने के लिए किस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंड है, कि अगर प्राइमरी सेक्टर कोई सामान बना रहा है तो अगर वो सेकेंडरी सेक्टर नहीं खरीदेगा उसका, तो प्राइमरी सेक्टर भी बेकार हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं इसमें, फार्मर्स बाय मैनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स, pump sets, electricity, pesticides and fertilizers. Imagine what would happen if the price of fertilizers or pump set go up. Cost of cultivation of the farmers will rise and their profit will be reduced. तो इसमें ये बोला गया है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर फार्मर्स अपना सामान खरीदते हैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जैसे कि ट्रैक्टर्स, पंप सेट, ये सारा सामान खरीदते हैं, लेकिन अगर ये सामान उनका महंगा हो जाए, उसके प्राइसेस बढ़ जाएं, तो क्या होगा? कल्टीवेशन का जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स महंगे हो गए, ट्रैक्टर्स महंगा हो गए, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई। तो इसके बढ़ने के साथ क्या होगा? फार्मर का जो प्रॉफिट है तो वो कम हो जाएगा। देन इट इज़ शो दैट हाउ प्राइमरी सेक्टर इज़ डिपेंड ऑन सेकेंडरी सेक्टर, कि प्राइमरी सेक्टर किस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंड है। ठीक है। पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर नीड फूड, उनको खाने की आवश्यकता है जो भी इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। इमेजिन, सोचिए, what would happen if there is a strike by transporters and lorries refuse to take vegetables, milk etc from rural areas। अगर ऐसा हो कि भाई ट्रक ट्रांसपोर्ट की इनकी स्ट्राइक हो जाए और गांव के लोगों से वेजिटेबल और मिल्क लाने से मना कर दें, तो ऐसे में क्या होगा? फूड विल बिकम स्केर्स इन अर्बन एरियाज वेयराज फार्मर्स विल बी अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा कि जो रूरल एरियाज़ में अर्बन एरियाज़ में जो खाने की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, वहाँ पे कमी आ जाएगी खाने पीने की चीज़ों की, और फार्मर जो हैं उनका सामान भी वो भी अपना सामान बेचने में नाकामयाब होंगे। तो दिस शो दैट हाउ प्राइमरी सेक्टर इज़ डिपेंड ऑन टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर पर किस तरीके से डिपेंड है। ठीक है, तो ये समझ में आया बेटा आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अभी आपने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज़ सेकेंडरी सेक्टर एंड व्हाट इज़ टर्शरी सेक्टर। देन देखते हैं कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टर्स को आपस में कंपेयर करते हैं। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीनों सेक्टर्स जैसे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर बहुत बड़े पैमाने पर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। इसके साथ साथ इन तीनों सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर लोग काम करते हैं इन गुड्स और सर्विसेज को बढ़ाने के लिए। द नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? देयरफॉर इज़ टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। अब ये देखते हैं कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, बनती हैं, और कितने लोग इनमें काम करते हैं। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट while other sectors are relatively small in size। इसमें हम देखेंगे कि एक या दो सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर की बहुत सारे लोग काम करते हैं, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें कि बहुत कम लोग काम करते हैं, जो छोटे सेक्टर्स हैं। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। तो हम ये कैसे काउंट कर सकते हैं कि कितना गुड्स और सर्विसेज बनी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में? देखते हैं इसके बारे में। विथ सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स बनते हैं। यू माइट थिंक दिस इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। नॉट ओनली वुड द टास्क बी एनॉर्मस, यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर्स, कि हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यू माइट थिंक दिस इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल टास्क है ये। नॉट ओनली वुड द टास्क बी एनॉर्मस, केवल ये नहीं कि ये बहुत बड़ा है। यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर्स, कि इसके अंदर हम कैसे कार्स, कंप्यूटर्स, नेल्स, फर्नीचर्स को जोड़ सकते हैं। इट वॉन्ट मेक सेंस, तो इसके अंदर इसका कोई सेंस नहीं निकलता।
यू आर राइट इन थिंकिंग सो, आप जो सोच रहे हैं वो सही है। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिस्ट suggest that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers, कि इनकी जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो हमें सुझाव देते हैं कि इनकी वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज की हमको कैसे करनी चाहिए इनके नंबर्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि इफ़ 1000 kgs ऑफ वीट इज़ सोल्ड एट ₹8 पर kg, कि अगर 1000 kg वीट 8 पर kg के हिसाब से बेचा जाता है, द वैल्यू ऑफ वीट विल बी ₹80,000। कितनी हो जाती है वीट की, कितनी हो गई 80,000। द वैल्यू ऑफ 5000 कोकोनट्स एट ₹10 पर कोकोनट विल बी ₹50,000। और 5000 कोकोनट बेचे गए 10 पर रुपीज़ के हिसाब से, तो कितना हो गई उसके टोटल, उसका कितना हो गया 50,000। सिमिलरली इसी तरीके से द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। तो इसी तरीके से इन तीनों सेक्टर्स में जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो जोड़ी जाती हैं और कैलकुलेट करी जाती हैं। रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, इसमें याद रखिए कि इसमें हमें एक सावधानी भी बरतनी है। नॉट एवरी गुड या सर्विस दैट इज़ प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, कि हर कोई सर्विस जो होती है वो काउंट, जो हमें प्रोड्यूस भेजी जाती है वो काउंट नहीं हो सकती। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड एंड सर्विसेज, और हम क्या जोड़ते हैं, केवल फाइनल, जो लास्ट में हमें वो कितने की पड़ रही है कोई भी वस्तु, उसका हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं, हम फाइनल गुड एंड सर्विसेज जोड़ते हैं। जैसे कि टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल वीट टू ए फ्लोर मिल ऑफ ₹8 पर kg। सोचिए कि एक फार्मर जो है अपना एक फ्लोर मिल को वीट बेच रहा है 8 पर kg के हिसाब से। द मिल ग्राइंड द वीट एंड सेल द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी फॉर ₹10 पर kg। उस मिल ने अपना वीट जो है उसको ग्राइंड अप किया और उसको एक बिस्किट कंपनी को बेच दिया 10 पर kg के हिसाब से उसका फ्लोर बना करके। द बिस्किट कंपनी यूजेज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर and oil to make 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। अब बिस्किट कंपनी ने उस फ्लोर के अंदर अपना और इंग्रेडिएंट भी मिलाए, जैसे कि शुगर और ऑयल मिलाया, और उससे 4 बिस्किट के पैकेट बनाए। इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर ₹60, ₹50 पर पैकेट के हिसाब से उसने मार्केट में भेजा 60 रुपीज़ के ये 4 पैकेट्स। बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स। अब बिस्किट क्या हो गए, फाइनल गुड, दैट इज़ गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, और ये वो फाइनल गुड है जो कि कंज्यूमर के पास जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो लास्ट में हमें कितना पड़ा, वो वीट कितने का था 8 पर kg का, लेकिन लास्ट में जो फाइनल गुड बन के तैयार हुआ तो उसका 1/4 पार्ट ही हमें कितने का पड़ा 50 रुपीज़ का, 15 रुपीज़ का। ठीक है, वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, हम लास्ट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही क्यों काउंट करते हैं ये भी देखते हैं। इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स सच एज वीट एंड वीट फ्लोर इज इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। इसमें देखते हैं हम कि जो गुड्स जो बनकर के तैयार हुआ, जो फाइनल गुड था जो बनकर के तैयार हुआ, उसके अंदर वीट और कुछ इंटरमीडिएट गुड्स भी उसके अंदर इस्तेमाल किए गए। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो बिस्किट बनाने के लिए वीट के अलावा और जो इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज यूज़ करी गई, उन्होंने ही फाइनल गुड को बनाने के लिए हेल्प करी। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसीलिए फाइनल गुड को बनाने के लिए जितनी और गुड्स और सर्विसेज यूज़ करी गई वो उसके फाइनल गुड्स और सर्विसेज में काउंट होती हैं। द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज इन मेकिंग द फाइनल गुड, हैंस द वैल्यू ऑफ ₹60 फॉर द बिस्किट्स फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्लोर ₹10। सिमिलरली, तो इसी तरीके से कि जो फाइनल गुड हमारे पास बनकर के तैयार हुआ उसके अंदर वीट की तो वैल्यू है ही, साथ साथ उसके अंदर ऑयल की और जो उसके साथ सर्विसेज लगी उसकी भी वैल्यू इसमें काउंटेड है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स दैट वुड हैव बीन इंक्लूड। तो इसी तरीके से इसमें सारी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी इंक्लूड है।
To count the value of flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counted the value of same thing a number of times. इसीलिए अगर हम कोई बिस्किट का पैकेट लेकर के जाएंगे तो उसमें हम ये वैल्यू अलग अलग काउंट नहीं करेंगे कि इसमें वीट जो है लगा है वो कितने रुपीज़ का है, ऑयल लगा है वो कितने रुपीज़ का है, या शुगर जो इसमें यूज़ करी गई है वो कितने रुपीज़ की है। इसके साथ साथ कि डिफरेंट स्टेप्स पे जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करा गया है उसका रेट क्या है। तो हमको केवल किसका जो रेट है वो देना है हमें केवल फाइनल गुड का। ठीक है, फर्स्ट एज वीट, देन एज फ्लोर एंड फाइनली एज बिस्किट्स। ओके, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. तो इस तरीके से जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हर सेक्टर के द्वारा एक पूरे साल में हमको प्रोवाइड होती हैं वो टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर होता है उस साल का। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव व्हाट इज़ कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इस तरीके से इन तीनों सेक्टर्स ने जो बनाया, इन तीनों सेक्टर का जो प्रोडक्शन हुआ वो कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी ऑफ अ कंट्री। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। और ये जीडीपी उन गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू होती है जो उस कंट्री में पूरे एक साल में प्रोडक्ट करी गई। जीडीपी शो हाउ बिग द इकोनॉमी इज़। और जिस देश की जीडीपी ज़्यादा होती है वो यही दिखाता है कि वहाँ की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इन इंडिया द मेमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज़ अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। भारत के अंदर जीडीपी की गणना करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री को दिया हुआ है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और ये जो है आपकी मिनिस्ट्री ये अलग गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ, इंडियन स्टेट के साथ में और यूनियन टेरिटरीज के साथ में मिलकर के इसको कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टोटल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइजेज एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी। उनकी टोटल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, टोटल वैल्यू गुड कर वॉल्यूम देखते हैं कि कितना बना, गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई, और उनकी फाइनल वैल्यू कलेक्ट करने के बाद में पता करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि जीडीपी कितना हुआ। अब देखते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, कि सेक्टर्स में किस तरीके से ऐतिहासिक परिवर्तन हुए। जर्नली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्टोरीज ऑफ मैनी now developed countries that the initial stage of development primary sector was the most important sector of economic activity। ज़्यादातर साधारणतया क्या होता है, इट हैज़ बीन नोटेड, ये नोटेड करा जाता है फ्रॉम द हिस्टोरियन से कि कई सारे इतिहासकारों से, नाउ डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं दैट एट इनिशियल स्टेज जो पहुँची हुई हैं अपने डेवलपमेंट के द्वारा, कि प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है प्राइमरी सेक्टर। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगन टू प्रॉस्पर। जैसे जैसे फार्मिंग के मेथड चेंज होते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है और ज़्यादा प्रभावशाली या प्रतिभा संपन्न होता जा रहा है। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड दैन बिफोर, क्योंकि नए नए इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, नए नए लोग फार्मर्स को बीज मिल रहे हैं, तो इसके कारण इसमें जो पहले फसल होती थी उससे ज़्यादा अब प्रोडक्शन ज़्यादा होता जा रहा है। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़, कुछ लोग अदर एक्टिविटीज़ में भी अब काम करने लगे हैं। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स, नहीं कुछ लोग अच्छे अच्छे क्राफ्ट पर्सन हो गए हैं, ट्रेडर्स हो गए हैं। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स, ख़रीदना और बेचना इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं अब ज़्यादा हो गई हैं। बिसाइड देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी ईटीसी, और अब नई नई और एक्टिविटीज़ क्या क्या हो गई हैं, इनके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स हो गए हैं, परिवहन के साधन ज़्यादा हो गए हैं तो ट्रांसपोर्टर्स हो गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए हैं, इनके अलग अलग कंपनीज़ हो गई हैं इनको रख रखाव के लिए, आर्मी, ये सारी चीज़ें भी अब
सर्विस सेक्टर की भी बढ़ने लगी हैं। हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड प्रोड्यूस वर नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। इन सब के बावजूद भी आज भी ज़्यादातर गुड जो होता है वो नेचुरल प्रोडक्ट से ही पैदा होता है, जो कि प्राइमरी सेक्टर में आता है, और ज़्यादातर लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व हैं। ओवर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से ही, मोर देन 100 ईयर्स, 100 साल पहले से, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। कि फैक्ट्रीज नए नए मेथड शुरू हो गए हैं, तो इस तरीके से नई फैक्ट्रीज भी लगने शुरू हो गई हैं और बढ़ने लगी हैं। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। वो लोग जो कि पहले खेतों में काम करते थे, अब वो फैक्ट्रीज़ में बड़े पैमाने पर काम करने लगे हैं। दे वर फोर्स टू डू सो एज यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर्स। और अब वो वही काम कर रहे हैं जैसे कि आप हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि लोग पहले खेतों में काम करते थे, लेकिन फैक्ट्रीज़ के खुलने से अब वो फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे हैं। पीपल बिगन टू यूज़ मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स। लोग जो फैक्ट्रीज़ में बनने वाला सामान है उनको खरीदने लगे हैं क्योंकि वो चीप रेट पे मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकेंडरी सेक्टर क्योंकि बड़ा होता जा रहा है, इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, उससे प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध करा रहा है। हैंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस। अब समय बदल रहा है। दिस मीन्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर हैड चेंज्ड। कि जो सेक्टर की इम्पोर्टेंस है वो चेंज होती जा रही है। जैसे कि पहले लोग ज़्यादातर किस में इंगेज हुआ करते थे, फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन अब वो सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज होते जा रहे हैं। In the last 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. और पिछले 100 साल में हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा चेंज होता जा रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर किस में चेंज होता जा रहा है। जो सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा था वो टर्शरी सेक्टर डेवलप होता जा रहा है, तो उसमें चेंज होता जा रहा है। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। और इस तरीके से सर्विस सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है अपने प्रोडक्शन के लिए। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। बहुत सारे लोग सर्विस सेक्टर में आज काम कर रहे हैं। दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज़। और ये हम ज़्यादातर कहाँ देख सकते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन 3 सेक्टर्स इन इंडिया। भारत में इन तीनों सेक्टर्स में कितने लोग काम करते हैं और कितना प्रोडक्शन होता है। Over the years have there been changes similar to the pattern observed for the developed countries. सालों से over the years सालों से have there been change। इससे इन तीनों पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज होते जा रहे हैं। क्या क्या चेंज हुए हैं we shall see in the next section। और इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ठीक है बेटा, आज हम इस क्लास में यहीं तक का ही पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे उसको चैप्टर को लेकर के जाएंगे। अभी आपने पढ़ा कि व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, इसके बारे में पढ़ा। जीडीपी आपने पढ़ा कि जीडीपी का क्या होती है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द जीडीपी, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, ओके बेटा। तो इसके साथ ही यहाँ पे आपके आज की क्लास ख़त्म करते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।